स्वागत दोस्तों आपका चैनल से के सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े विकेट को गिराया है दोस्तों। बताएंगे कौन सा ये नेता है जिनको आउट किया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी के साथ में चलेंगे कॉर्पोरेट अपडेट तो दोस्तों, जहां पर वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान मोदी के मुंह से केवल कांग्रेस पार्टी और नेहरू के नाम निकल रहा था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे क्या बोली ऐसा प्रियंका गांधी जिसे लेकर अब बीजेपी वालों की जमकर बेइज्जती हो गई है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहे जोरदार तरीके के चुनावी तैयारियों के बीच में बाबरी मस्जिद वाले मामले पर अब जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ गई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने सबके सामने बीजेपी वालों की एक बार फिर से सदन के अंदर कर दी है बेइज्जती। साथ साथ बताएंगे कैसे दिल्ली से सटे एक राज्य के अंदर दो राजनीतिक घरानों के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष शुरू हो चुका है दोस्तों। एक बड़ी रैली के अंदर जोरदार तरीके का कंपटीशन देखने को मिला। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनको बड़े बड़े पोस्ट चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत पोस्ट से हटाया जाना चाहिए और तत्काल पोस्ट से हटाकर बाहर पार्टी से रास्ता दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंजाब में पार्टी को बड़ा करने के लिए लगातार पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा है दोस्तों। और कई बार भूपेश बघेल पंजाब के अंदर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन एक बार भी एक नेता जो नजर नहीं आए दोस्तों, वो नवजोत सिंह सिद्धू थे, जिसको कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार तरीके का सम्मान दिया गया और कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्ट दिए गए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी भी कांग्रेस पार्टी के पंजाब के हित में कोई काम नहीं किया दोस्तों। आपको बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव जब पंजाब में लड़ा गया दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई, जबकि वो बीजेपी छोड़कर अचानक से आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया दोस्तों और जन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतरे, जिसके बाद हार का सामना करना पड़ा पार्टी को। उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू एकदम गायब नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी अब अपने पति के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगाने लगी दोस्तों। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब की राजनीति को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि तरन तारण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करण ने 5 करोड़ रुपए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग को दिए और 5 करोड़ लीडर ओपोजिशन यानी प्रताप बाजवा को दिए। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट खरीदने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद दावा किया गया कि मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के 500 करोड़ के सूटकेस वाले दावे को लेकर पार्टी आलाकमान की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की बदजुबानी को लेकर एक्शन लिया है दोस्तों। पार्टी की ओर से नवजोत कौर को पहली फुर्सत में पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से दूर हटा दिया गया, यानी प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले 5 साल से लगभग नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे दोस्तों। यानी 2022 में जब चुनाव हुआ उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू गायब चल रहे थे और पार्टी के किसी भी एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे। और इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस पार्टी ने उनको सरकार में नंबर 2 का मंत्री बना दिया। उन्होंने कितने पैसे दिए थे नंबर 2 का मंत्री बनने के लिए, इसका जवाब देना चाहिए नवजोत कौर को। जब उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कितना पैसा नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी को दिया था? 3.5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब कांग्रेस पार्टी जब नए तरीके से पार्टी का विस्तार करना चाहती है तो अब नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बात को नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, इससे ज्यादा अब किसी सम्मान की उनको कोई जरूरत नहीं है और सम्मान और किया भी नहीं जाना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर कहीं कोई वोट नहीं डालता, ये बात सबको पता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने और विश्वसनीय कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करना चाहिए और ये अच्छा कदम उठाया गया है नवजोत कौर को पोस्ट से हटाकर सस्पेंड करके, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन सोमवार को लोकसभा के अंदर वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरे होने को लेकर चर्चा की गई दोस्तों। इस दौरान 1 घंटे की स्पीच में नरेंद्र मोदी के मुंह से केवल एक ही बात निकल रही थी, नेहरू ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने वैसा कर दिया, महात्मा गांधी ने ऐसा कर दिया। और नरेंद्र मोदी के भाषण में 13 बार कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया गया, 7 बार नेहरू शब्द का इस्तेमाल किया गया और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया गया दोस्तों। यानी मोदी के 60 मिनट के भाषण में अगर नहीं कुछ तो 20 से 25 मिनट का भाषण उनका केवल कांग्रेस पार्टी, नेहरू और जिन्ना के इर्द गिर्द था। उसके बाद और भी राजनीतिक बयानबाजी की गई। तो आप लोग समझिए कि नरेंद्र मोदी का ये जो वंदे मातरम पर चर्चा था ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब देते हुए प्रियंका गांधी की ओर से केवल एक ही बात बोली गई जो नरेंद्र मोदी के भाषण के ऊपर पूरी तरीके से हावी रहा दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है नरेंद्र मोदी से कि जितने साल से आप देश के प्रधानमंत्री हो उतने साल तो जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे, यानी जेल में उन्होंने सजा काटी ताकि देश को आजादी मिले। तो सीधा सीधा पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को सीधा जवाब अगर कोई दे सकता है दोस्तों तो प्रियंका गांधी दे सकते हैं। और उन्होंने एकदम मुंह के सामने ये बात बोलकर स्पष्ट
कर दिया कि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस पार्टी को आगे करना चाहिए। वो जानती है कि कैसे नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को निशाने पर लिया जाता है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ पर वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये जो सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा है, जो हिरेन जोशी को लेकर एक दावा सामने आया था दोस्तों, उस और इशारा करते प्रियंका गांधी कहती है कि एप्स्टीन की एक फाइल अमेरिका में सामने आई जिसमें कई सारे बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया। उसमें भारत के अंदर भी सत्ताधारी दल के कई सारे नेताओं का नाम शामिल था और सट्टेबाजी से जुड़े हुए नाम भी प्रधानमंत्री के कार्यालय से जुड़े थे। तो इन सभी मामलों पर चर्चा होनी चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं एकदम सही जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। तो चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें प्रियंका गांधी के साथ में हरियाणा के रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरे खुद अपने दादाजी आजादी के आंदोलन के दौरान 8 साल तक जेल में बंद रहे। वंदे मातरम के गायन के बाद उन्हें 4 साल तक जेल में रखा गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा वंदे मातरम के नाम पर लिखी। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यानी आजादी के आंदोलन के दौरान उनके परिवार की ओर से क्या योगदान दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता अपने परिवार के योगदान के बारे में जिक्र कर रहे थे दोस्तों, लेकिन भाजपा का शायद कोई एक ही दो नेता होगा जिसके परिवार के लोग आजादी में कभी कोई लड़ाई लड़े होंगे, वरना तो सब आरएसएस की बातें करते रहते हैं। और आजादी के टाइम में आरएसएस का योगदान उतना ही था जितना जिन्ना और मुस्लिम लीग का आजादी के टाइम में योगदान था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब भी स्वतंत्रता की बात आएगी, भारत को आजाद करने की बात आएगी, तो इसकी शुरुआत सारी चर्चा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू होगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आकर खत्म होगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से बीजेपी के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कम से कम चर्चा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि एक भी नेता ऐसा नहीं था आजादी के आंदोलन में जो कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ा नहीं था। अगर आप भी मानते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा करा के बीजेपी वालों ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के माध्यम से सबको भाजपा वालों को एक्सपोज किया है। दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। नीतीश कुमार के मंत्री एक एक नहीं दो जगह से पैसा उठा रहे हैं। दरअसल जो खबर है उसके अनुसार आरटीआई के जरिए एक बड़ी जानकारी मिली है। बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हुआ है। बिहार और केंद्र सरकार के कई सारे ऐसे नेता हैं जो वेतन भी उठा रहे हैं और पेंशन भी उठा रहे हैं। खुलासा 2 दिसंबर 2025 को आरटीआई के एक जवाब के बाद हुआ दोस्तों, जिसमें कुल 8 नेताओं के नाम शामिल है। आरटीआई में जिन नेताओं के नाम शामिल है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद का है, जो लोग 59,000, 10,000, 47,000, 36,000 के हिसाब से लगातार पेंशन उठाते जा रहे हैं दोस्तों। 5-5 साल से 10-10 साल से पेंशन उठा रहे हैं और इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नेताओं का बैकग्राउंड और स्थिति जो है वो काफी ज्यादा समृद्ध नेता है दोस्तों। इसके बावजूद सरकारी पैसा उठा रहे हैं, यानी जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उनमें सेंधमारी की जा रही है। और बड़े बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद, अभी भी विधानसभा में होने के बावजूद, लोकसभा में होने के बावजूद जनता के पैसे की लूट की जा रही है, पेंशन उठाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा आरटीआई के इस खुलासे के बाद क्या ये सारे नेता माफी मांगकर एक एक पैसा जनता का लौटाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मचे घमासान के बीच में जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार इनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि बिल्कुल सही है बाबरी मस्जिद का निर्माण। जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार कहते हैं कि देश में संवैधानिक व्यवस्था चलती है। हर जाति धर्म के लोगों को इस देश के अंदर लोकतंत्र में अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उस धर्म को मानने वाले लोगों को ऐसा करना है तो उनको करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सभी को अपने धार्मिक स्थान बनाने का पूरी तरीके से इजाजत मिलना चाहिए। और बाबरी मस्जिद के विरोध में भाजपा वाले बयान दे रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से सपोर्ट करती नजर आ रही है। जेडीयू के सांसद के बयान का सीधा मतलब यह है कि पार्टी का भी स्टैंड इसी तरीके का है। पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर जो बीजेपी से पहले डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए थे, अब भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में उनका कोई ना कोई ऐसा चक्कर चल रहा है जिससे पता चलता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हुमायूं कबीर सपोर्ट करते हैं, हुमायूं कबीर को बीजेपी वाले सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में हुमायूं कबीर जो मुद्दा उठा रहे दोस्तों, उसका अंतोगत फायदा तो बीजेपी को होने वाला है। इसीलिए कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और जब ये सवाल खड़े किए जाते तो हुमायूं कबीर इस बात से इंकार जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविकता धीरे धीरे करके सबके सामने आ रही है और सबको पता चल रहा है कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। किसी के इशारे पर पूरा काम चल रहा है। ये हुमायूं कबीर वही नेता है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें संसद के अंदर एक बार फिर से एक ऐसा नजारा देखने को मिला दोस्तों, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सभी विपक्ष के नेताओं को खुश कर दिया और सभी हंसी ठहाके लगाने लगे। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव वंदे मातरम पर चल रही चर्चा के दौरान भाषण दे रहे थे दोस्तों। और इस दौरान अखिलेश यादव कह रहे थे कि वंदे मातरम हम सबको जोड़ता है और आजादी के आंदोलन में भी वंदे मातरम जब भी गाया गया उसने सबको जोड़ा और सबने मिलकर स्वतंत्रता हासिल करी। लेकिन आज की डेट में वंदे मातरम का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, आपसी मतभेद को पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे थे दोस्तों, तो बार बार अखिलेश
अखिलेश यादव के भाषण में टोका टकी करने की कोशिश की जा रही थी। बार बार अखिलेश यादव को टोकने का प्रयास किया जा रहा था, उनके भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी। इस पर अखिलेश यादव ने थोड़ी देर सुनी बात, लेकिन बाद में उन्होंने जवाब भी दे दिया। दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने बगल में बैठे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उनको उठने के लिए बोला और कहा कि आप उठिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को उठाकर भाजपा वालों से बोला कि इनकी तरफ देखिए और आप शांत होकर बैठ जाइए। यानी दोस्तों बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ये बोलना चाहते हैं कि अयोध्या में भाजपा वाले जो सोच रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन गया तो चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद जीतकर अयोध्या में ये बता देते हैं कि भाजपा की अयोध्या नहीं बल्कि दलित समाज से आने वाले सांसद अवधेश प्रसाद की अयोध्या है। और अवधेश प्रसाद जो लोकल नेता है उनको जनता ने सपोर्ट करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था और इसीलिए भाजपा को सबसे तगड़ा झटका 2024 के चुनाव में अगर कहीं लगा तो अयोध्या में हार का लगा दोस्तों। और अखिलेश यादव ने उसी बीजेपी के झटके को एक बार फिर से भाजपा को याद दिलाते हुए कहा कि देखिए अवधेश प्रसाद जी हमारे बगल में है, इनको देखिए और शांत होकर बैठ जाइए। यानी भाजपाइयों को फिर से झटका दिया गया। अवधेश प्रसाद को देखकर बीजेपी वालों को वैसे भी झटका लगता है दोस्तों, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने पूरे समीकरण को ध्वस्त करते हुए राज्य के अंदर एक बड़ा चुनाव जीता दोस्तों, अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर वाला चुनाव जीता। अयोध्या का चुनाव जीत गए जिसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी वालों को निशाने पर लेने के लिए, और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बता दिया कि वो फिर से बीजेपी को ऐसे ही आगे भी निशाने पर लेते रहेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, और मोदी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान एक भाषण देते हुए कहते हैं कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया, वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटा गया, वंदे मातरम को कभी भी पूर्णतः में नहीं गाया गया, केवल तुष्टिकरण किया गया। नरेंद्र मोदी जो ये दावा कर रहे थे इस पर जवाब देते हुए लेखक अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि एकदम विश्वासघात हुआ, वंदे मातरम के साथ में आरएसएस ने विश्वासघात किया, कभी नहीं गाया, आरएसएस वालों ने वंदे मातरम नारा तक नहीं लगाया गया। गीत देवी अर्चना में लिखा गया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, CR दास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर पहले 2 बंद बुलाए गए और इसे राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। संघी इतना गाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए, नमस्ते सदा वत्सले लेकर आ गए। यानी दोस्तों अगर आरएसएस वालों को वंदे मातरम से इतना प्रेम था तो उन लोगों को सीधा वंदे मातरम गाना चाहिए था। उन्होंने खुद का नया गाना बना दिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सवाल ये उठता है कि जब पहले से ही वंदे मातरम मौजूद था तो आरएसएस वालों को नया गाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। आरएसएस वालों ने हमेशा से वंदे मातरम का बहिष्कार करने की कोशिश की और गीत देवी अर्चना में यह बात लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, CR दास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर पहले 2 बंद बुलाए गए और राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। और वैसे भी दोस्तों जो उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जिसमें तिरंगा नहीं फहराया जाता, तो उस विचारधारा के लोग कम से कम देश के लोगों को राष्ट्रवाद को लेकर तो ज्ञान ना ही बांटे। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस वाले सबसे पीछे आएंगे इस बात को लेकर कि वो दूसरे को ज्ञान दे राष्ट्रवाद पर, जिन लोगों को झंडा फहराने में दिक्कतें थी, जो लोग भारत के तिरंगे में 3 कलर को अशुभ बताते थे, उन लोगों को कम से कम ज्ञान देने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के अंदर एक पार्टी में जबरदस्त तरीके का घमासान चल रहा है दोस्तों, और वो पार्टी है जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जनता ने पिछली बार जब 10 सीट दिया था तो जननायक जनता पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आई थी, लेकिन इस बार जननायक जनता पार्टी को जनता ने पूरी तरीके से एकदम खत्म कर डाला दोस्तों। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 दिसंबर को एक रैली का आयोजन हुआ जिसमें चौटाला परिवार के कई सारे लोग शामिल हुए। ऐसे में सियासी विश्लेषकों से लेकर दोनों पार्टी के कैडर वोटर भी जुलाना रैली में रोहतक में 25 सितंबर 2025 को हुई इनेलो की रैली से लगातार इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह यह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला के निधन के बाद दोनों दलों के बीच में बड़े सियासी शो को लेकर कसमकस चल रही है दोस्तों। अजय और अभय चौटाला सियासी जमीन तलाशते हुए मजबूती पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय अपनी सियासी जमीन तलाशते हुए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रोहतक में इनेलो ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन करते हुए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की दोस्तों। अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने का प्रयास किया गया। वहीं पर जननायक जनता पार्टी ने भी स्थापना दिवस के मौके पर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जिंद के अंदर एक बड़ी रैली की दोस्तों। कुल मिलाकर दोनों के दोनों प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को एकजुट किया जाए। इनेलो पार्टी जननायक जनता पार्टी के उभरने के बाद से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई दोस्तों कि इनेलो पार्टी एक सीट बमुश्किल जीत पाती है। एलानाबाद की सीट से खुद अभय चौटाला जीत जाते हैं, बाकी और किसी को नहीं जितवा पाते दोस्तों। ऐसे में अब समय आ चुका है जब इनेलो पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में जनता को तय करना पड़ेगा कि कौन उनकी ओरिजिनल पार्टी है। और वैसे जिस तरीके से अभी हाल के चुनाव में हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से जननायक जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि अब जननायक जनता पार्टी और लोकल पार्टी पर लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो गया है। यहाँ तक कि आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ था वो भी बिश्नोई के साथ हो गया दोस्तों, और कुलदीप बिश्नोई का बेटा भी चुनाव हार गया। तो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके का समीकरण अब हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जिससे भी हाथ मिलाया वो कहीं ना कहीं समाप्ति हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही जननायक जनता पार्टी के साथ में भाजपा ने हाथ मिलाया और चुनाव से पहले जेजेपी पार्टी को छोड़कर मैदान में उतर गई बीजेपी और अकेले सरकार बना ली। और जननायक जनता पार्टी जो
जो मुसीबत में बीजेपी के काम आई थी और आज जननायक जनता पार्टी अलग थलग पड़ चुकी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर मुंबई में जन्मे मशहूर लेखक सलमान रश्दी ने फ्री स्पीच और प्रेस की आजादी को लेकर भारत में चिंता जाहिर की है। दोस्तों ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत में जो माहौल बना है काफी चिंताजनक माहौल है। उनके कई दोस्त जो पत्रकार, लेखक और प्रोफेसर है वो चिंता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में विचारों और इतिहास को नए नजरिए से लिखा जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में एक बदलाव की सोच देखने को मिल रही है, यानी एक दूसरे के खिलाफ सोच को प्रमोट किया जा रहा है। राशिदी ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी माहौल का असर अभिव्यक्ति की आजादी पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक ये चिंता सालों पहले भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी ये और ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें बोल रहा है दोस्तों, तो इसका जोरदार तरीके का असर पूरे देश भर के अंदर या पूरे विश्व में देखने को मिलता है। राशिदी के बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। कई लोगों ने उन्हें उनकी किताब का टाइम याद दिलाया, यानी सैटेनिक वर्सेस वाली किताब को याद दिलाते हुए 1988 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो बैन किया गया था उसका याद दिलवाया गया। लेकिन जो लोग याद दिलवा रहे हैं उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि आज की स्थिति में जो लोगों के बोलने के अधिकार को कुचला जा रहा है, तो सलमान रशीदी अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो माहौल है देश के अंदर वो ऐसा है कि अब लोग सच्चाई भी बोलते हैं तो उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। उन्हीं के पीछे कुछ लोग लगा दिए जाते हैं जो कहते हैं कि पहले तो और बुरा था, अब कैसे आप बोल रहे हो कि बुरा हो गया है। यानी पहले की सरकारों से तुलना करते हुए अभी की आजादी के दमन को जस्टिफाई, न्याय संगत बताने की कोशिश की जाती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के मंत्री एक बयान दे रहे थे दोस्तों। मोदी सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत कहते हैं कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बोलने की कोशिश करते हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी की जगह बंकिम दास चटर्जी बोलते हैं दोस्तों। इस बात को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया और मंत्री से बोला कि कम से कम नाम तो सही से लेना शुरू करो। वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनको आप बंकिम दास बता रहे हो। बंकिम चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हैं, लेकिन बंकिम दास बताकर अपमान करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी बंकिम दादा बोल रहे थे, इस पर भी आलोचना की गई दोस्तों और कहा गया कि बंकिम दादा नहीं बल्कि बंकिम बाबू बोलो या फिर बंकिम चट्टोपाध्याय बोलो। ऐसे में दोस्तों भाजपा के नेता सही से नामों का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं और रियल नेम इनको पता भी नहीं है। कोई बंकिम दास बोल रहा है, कोई बंकिम दादा बोल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों बीजेपी के नेताओं के चर्चा के दौरान जो सही से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वाकांक्षी गंगोत्री योजना परियोजना ऑल वेदर रोड के खिलाफ आरएसएस ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। आरएसएस के सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व शिक्षा मंत्री मुरलीधर मनोहर जोशी ने परियोजना के तहत 7,000 देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध जताया है दोस्तों। इसके बाद रविवार को उत्तरकाशी के हर्षिल में 100 से ज्यादा लोगों ने देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध कर रक्षा करने का दावा किया है। इसको समर्थन देने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे, यानी शंकराचार्य खुद समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राहुल कोटियाल भी यहां पर पहुंचकर देवदार के पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधते नजर आए दोस्तों। जिस तरीके से हाईवे के नाम पर पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है, रक्षा सूत्र बांधकर कहीं ना कहीं पेड़ों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो उस तरीके की पहाड़ियां हैं जहां पर पेड़ों की वजह से ही पूरा वातावरण है। अगर पेड़ कट जाएंगे तो फिर यहाँ पर हाईवे बनाने का कोई मतलब नहीं बचेगा, पूरी तरीके से पहाड़ ढह जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि किसने लेवल पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बनाने के कारण पूरी तरीके से पहाड़ ढह जाता है दोस्तों। कई जगह पर तो नीचे एकदम पहाड़ आ जाते हैं, जिससे कई सारे बड़े कांड हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पेड़ काटे गए। पेड़ की जो जड़ें होती है वो पहाड़ों को पकड़ कर रखती है, लेकिन जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो जड़ खत्म हो जाता है और जड़ की पकड़ खत्म हो जाती है। उसके बाद बारिश होने पर जो पहाड़ होते हैं वो पानी के साथ में नीचे बहते हुए आ जाते हैं। कोई बहुत पक्का पहाड़ तो होता नहीं है, पहाड़ पर मट्टी होती है और वो सारी की सारी मट्टी पेड़ के पकड़ से छूटने के बाद बड़ी संख्या में सेडिमेंट इकट्ठा होकर नीचे की ओर बहता है दोस्तों, जिससे बाढ़ और ज्यादा भयंकर हो जाता है। कई सारे गांव उसमें ढह जाते हैं। जैसा उत्तराखंड में आपने अभी हाल फिलहाल के अंदर भी देखा था एक बड़ी घटना, जहां पर मट्टी से भरा हुआ पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब आता है और एक गांव में अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि वातावरण की रक्षा करना देश में जरूरी है तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तेलंगाना समिट को लेकर शुभकामनाएं दी है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे तेलंगाना के अंदर बुलाने के लिए, तेलंगाना राइजिंग समिट में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख और 9 दिसंबर को हैदराबाद में ये हो रहा है। मैं दिल से शुभकामनाएं आपको भेजता हूं और जो आपकी सरकार का विजन है, जो एक दूरदृष्टि है, वो विकास का है और ये विकास की दूरदृष्टि आपकी कामयाब होगी। तेलंगाना के अंदर डेवलपमेंट के नए रास्ते खोजना और विकास के साथ साथ जो इनोवेशन है
यानी जो आविष्कार के नए तरीके हैं, ग्लोबल एंगेजमेंट है, यानी विश्व से बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाकर उनको तेलंगाना के बारे में बताना, हैदराबाद के बारे में बताना, आईटी सिटी के तौर पर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हैदराबाद कितना आगे बढ़ गया है इस बारे में जानकारी देना, ये एक प्रयास है जिससे तेलंगाना के विकास के गति को और तेज किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके सरकार के काम यानी रेवंत रेड्डी सरकार के काम की जमकर सराहना की है दोस्तों, और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस तरीके की बातें बोलना कहीं ना कहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए एक बूस्टर है दोस्तों। उनको लगेगा कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी सरकार चलाने के तरीके से काफी खुश है और इससे बड़ा उनके लिए और क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी के मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी केस में बहस तेज हुई मंगलवार को, फिर से इसे लेकर जिरह होने वाली है, चर्चाएं लगातार जारी है, देखते हैं क्या कुछ निकलकर इससे सामने आता है दोस्तों। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में कई जगह पर बार बार मानहानि के मुकदमे पर जाना पड़ता है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका जय हिंद, जवाहर, वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।